हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र के कंप्लीट फॉर्मूला इन 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में हम सारे फॉर्मूला कवर कर चुके होंगे इस वीडियो में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है पहले चैप्टर का नाम क्या, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसमें हम जो डिस्कस करते हैं आवेश और आवेश के कारण जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखो जो वैद्युत आवेश है इसको इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा नहीं है। ठीक है, तो देखो वैद्युत आवेश अगर मैं बात करूं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, किससे दिखाते हैं। तो वैद्युत आवेश को हम या तो देखो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, ठीक है, इनमें से किसी से भी इसको दिखा सकते हैं। और वैद्युत आवेश की अगर जो भी इसकी यूनिट है ना, इंपोर्टेंट यूनिट की बात कर लेता हूँ। इसकी जो इंपोर्टेंट यूनिट है जो आपको पता होना चाहिए, इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या है? कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कूलम को, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या कि जो वैद्युत धारा कैसे बनती है, वैद्युत धारा क्या होती है कि एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में जितनी भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रहे हैं उसी को वैद्युत धारा कह देते हैं। तो कैसे निकला कि जो वैद्युत धारा है वो एकांक समय में जितनी भी इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से जब आप क्यू निकालोगे, देखो टी को जब इसके डिवाइड में दोगे तो आई वो क्यू क्या हो जाएगा, आई अपॉन टी, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो Q का फॉर्मूला निकलता है वो इस प्रकार का निकल कर आता है कि Q बराबर I अपॉन T, यानी आवेश बराबर वैद्युत धारा अपॉन समय, ठीक। मात्रा कूलम, ये इंपॉर्टेंट मात्रा यूज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब और अगर हम इसके इंपोर्ट मात्रा, अगर इसके हम बड़ी मात्रा की बात करें तो फैराड होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो अब देखो चलते हैं आगे, क्योंकि इस वीडियो में फॉर्मूला को जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये ध्यान रखना इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत सिंपल होता है। क्या होता है क्वांटम सिद्धांत कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वे पूर्ण गोलक के रूप में ही जाएंगे, ठीक है। यानी ये नहीं हो सकता कि वो इंटीजर ही होंगे, ठीक। इंटीजर का मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन -1 -2, यानी फ्रैक्शन रूप में नहीं जा सकते, -1/2 -3/2, ठीक है, ऐसे नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो Q होता है वो Q बराबर Ne, ये निकलता है इससे फॉर्मूला Q बराबर Ne। अब यहाँ पर जो Q है वो क्या है, आवेश, चार्ज, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर मैं बात करूं तो Q बराबर Ne। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि आपसे आवेश दे देगा, वो 5 कूलम दे दे, कितना भी दे दे, ठीक है, चार्ज। तो वो आपसे कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन हमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी वस्तु में इतना चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन बता दो। तो कैसे निकालोगे आप, आपको यहाँ से n पूछना चाह रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछना चाह रहा है। तो जब मैं n निकालूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, क्योंकि आप यहाँ से E को इसके डिवाइड भेज दो तो Q अपॉन E हो जाएगा ना n, तो n बराबर क्या निकला, Q अपॉन E। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इसके क्वांटमीकरण सिद्धांत से इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम, ठीक। ये भी इंपोर्टेंट है कूलम का नियम। और जो कूलम का नियम मैंने लिख भी दिया है क्या, कि यदि दो बिंदु आवेश, ये ध्यान रखना, ये बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होता है, यानी बिंदु आवेश का ही ये पालन करता है कि दो बिंदु आवेश है आपका Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो उनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो F बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपन r²। जैसे एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, इन दोनों के बीच में दूरी अगर r है तो अगर आपको बल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। पर लेकिन जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ये मैंने निर्वात के लिए लिखा है। क्यों निर्वात, मैं कहना चाहूँ कि निर्वात के लिए, क्योंकि ये माध्यम पर डिपेंड करता है ये बल। माध्यम का मतलब जैसे अगर मान लो ये हवा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, निर्वात का मतलब एयर ले रहे हैं हम, ठीक। अगर मान लो मैं जल में ले जाकर के रख दूं दोनों आवेशों को, तो माध्यम मैंने चेंज कर दिया ना, तो माध्यम के हिसाब से इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है, वेरी करती है, ठीक। तो F बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। अब सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए। देखो ये जो है ε0 ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या, इसी निर्वात की, तो आपको दिख रहा होगा ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर यहीं पर किसी माध्यम को यूज करूंगा तो माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब जो इसमें फर्क आएगा वो सिर्फ इसी चीज का आएगा, क्योंकि नहीं पर देखो एक्शन यूज करेंगे माध्यम के लिए, उसकी वैल्यू हम अलग रखेंगे, ठीक। तो सिंपल मैं बता देता हूं आपको। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है, माध्यम, ये निर्वात के लिए था। जैसे अगर मान लो
अगर एक रिलेशन निकलता है, क्या निकलता है, जब देखो ऐसे एफ एयर मिल गया मैंने यहाँ पर, ऐसे में एफ मीडियम में लूंगा तो यहाँ पर एफ सन एम आएगा, तब एक रिलेशन निकल कर आता है कि एफ एयर, ठीक है, ये वाला अपॉन एफ मीडियम, मीडियम के लिए ये लिख दूंगा। इसमें जब मीडियम का एयर में डिवाइड करता हूँ ना तो एफ सन एम अपॉन एफ सन नॉट, ये एक रिलेशन निकलता है, ठीक है, ये रिलेशन निकलता है यहाँ पर। यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता, ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, ये तो मैंने एक बार लिख दिया। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। अब देखो ये जो चीज है ना, ये जो है ये एप्सिलॉन आर के बराबर होती है, यानी एप्सिलॉन आर होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या चीज है, एप्सिलॉन आर जो चीज है वो है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक, ये एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बस सीधा है ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, ये नहीं इतना, एप्सिलॉन आर जो है वो एप्सिलॉन एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे माध्यम की वैद्युतशीलता दे देगा अब, ठीक है, और आपसे एप्सिलॉन आर पूछेगा। अब मैंने एप्सिलॉन नॉट तो बताया नहीं, आप मैंने कहा सिर्फ एप्सिलॉन एम देगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमें पता होता है। एप्सिलॉन जो नॉट की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 into 10⁻⁻12, ठीक है, इतना होता है। अब अगर आप इसकी क्या, अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहो, ठीक है, तो सिंपल है, क्या एप्सिलॉन क्या चाहिए मुझे, एप्सिलॉन नॉट, तो सभी को मैं इधर भेज दूंगा, इसको छोड़ करके, ठीक है, जब इसको इधर में छोड़ करके सभी को इधर भेजूंगा तो देखो क्या बनेगा, यानी f into r स्क्वायर, f into r स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा q1 q2, क्या है ये 1.45 एप्सिलॉन। जब एप्सिलॉन ऊपर जाएगा इसका मतलब ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ये ऊपर पहुंचने का मतलब कूलम इनटू कूलम ऊपर पहुंच जाएंगे, कूलम इनटू कूलम ऊपर पहुंचेंगे, इसका मतलब कूलम स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, जब ऊपर इसको ऊपर ले जाओ इसको ऊपर, ये नीचे, ऊपर क्या था न्यूटन, ये एफ जो क्या है बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आर दूरी है, डिस्टेंस का मतलब मीटर, तो क्यों ऐसे में लेना तो मीटर लेंगे ना, ठीक, सेंटीमीटर मत ले देना क्योंकि वो सीजीएस में, तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला रिलेशन ध्यान रखना। आपसे एप्सिलॉन देगा, ये पूछ लेगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, और मैंने इसकी वैल्यू नहीं बताई, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 9 into 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। इसी का उल्टा ये यूनिट क्यों उल्टा है भाई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हम इसको ऊपर ले गए थे, वो चेंज हो गया था, अब यहीं पर हम निकालेंगे इसकी विमा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की निकाल लो ना, तो बल न्यूटन आर स्क्वायर मीटर कूलम स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा ना, तो न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी आ जाएगी डायमेंशन, ठीक, ये खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अब इसके बीच में भाई मैंने इंपोर्टेंट चीज आपके लिए, जो इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मूला, तो मैं आपके लिए फिर न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक, तो और सब आप रिवाइज करके रखना भाई, ठीक। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखी कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, आपने पढ़ा होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी कोई भी बिंदु, मान लो बिंदु परिष्ठ आवेश, यानी जो भाई कोई बिंदु होगा उस पर कोई परिष्ठ आवेश हमने रख दिया, ठीक, क्या q नॉट को ले लेते हैं परिष्ठ आवेश से, ठीक है, पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू F अपॉन q नॉट। F क्या है, बल, ये क्या है q नॉट परीक्षण आवेश, क्या है परीक्षण आवेश, और ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये, ठीक, ये वाली चीज है E, तो ये निकलता है रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बल निकालना चाहो कि जो जैसे मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र बल, ठीक है, इसमें कोई बिंदु यहाँ पर, इस पर आपको परीक्षण आवेश ले लिया मैंने q नॉट, ठीक है, अब परीक्षण आवेश q नॉट लिया, कोई दूसरे आवेश को लेकर आऊंगा तो ये इस पर बल लगाएगा, ठीक है भाई, कोई किसी वैद्युत क्षेत्र में हम दूसरे आवेश को लेकर जाएंगे उसके वैद्युत क्षेत्र में तो उस पर बल लगाएगा, वो बल अगर F हो तो ये कहना चाह रहा है कि ये q नॉट है, अब कोई दूसरा बल अगर आप लेकर आओगे आवेश तो उस पर बल लगे क्या F, तो उस जो भी बल लग रहा है F, अगर आप इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहोगे तो ये होती है। अब आप कह रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र के कारण जो भी कण है ना, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण उस बिंदु पर या उस कण पर लगने वाला जो बल होता है निकाल दो, F यहाँ पर है, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो E का मल्टीप्लाई q नॉट के साथ हो जाएगा, ठीक, F इधर है, F का 1 के साथ होगा तो 1, तो F बराबर क्या हो जाएगा E into q नॉट, ये निकलेगा यहाँ से रिलेशन। अब आप यूनिट निकालना चाहो तो देखो E की यूनिट अगर आपको पता हो तो क्या है, अगर देखो सिंपल अगर देख वैसे तो न्यूटन ही आएगा, क्या देखना है, ठीक है, क्यों E की अभी निकाली थी, E ये था तो सिंपल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूटन ही आएगा, बल है ये तो, ठीक, कोई वो नहीं है, ठीक।
तो ये हमने डिस्कस कर ली। अब देखो नेक्स्ट हम स्लाइड में और चीज डिस्कस करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इससे आगे हम कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, E = 1/4π∼q/r²। ठीक है, कोई भी बिंदु आवेश है उससे अगर आप जैसे अगर मान लो कि बिंदु आवेश q, इससे अगर आप मान लो कि बिंदु यहां पर मैं ले लेता हूं जैसे P, ठीक है। इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए EP। मान लो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वो कैसे क्या होगी, 1/4π∼ q/r²। ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, q क्या चार्ज, r क्या है, इस बिंदु आवेश से इस बिंदु तक की दूरी। ठीक है, जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं उस बिंदु पर। अब अगर यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको अगर बताना चाहूँ, आपको पता होगा कि अगर ये +q आवेश है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर इस +q आवेश से दूर की तरफ होगी। ध्यान रखना, +q आवेश पर अगर बात करो, +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो तो उससे दूर होती है। ठीक है, क्यों होती है इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। और -q आवेश की और होती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो ये होती है r डिस्टेंस बता दिया। अब देखो एक समान आवेशित वलय के कारण, ठीक है, कोई वलय ले लिया मैंने, कोई बिंदु लिया था यहाँ पर, कोई वलय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो होता है E = 1/4π∼q(x/a²x²) ये क्या है, ये क्या रेडियस, मैंने रेडियस ले लिया, ठीक है इसको। और ये क्या है कि जैसे अगर मान लो ये कोई वलय ले लिया मैंने, ठीक है। अब मान लो मैं इस बिंदु पर देख रहा हूँ क्या, EP वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहा हूँ। तो देखो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ से, मान लो ये इसकी रेडियस होगी 1। अब यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी मान ली x मैंने, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है x, ये इसकी रेडियस है a, ठीक है, त्रिज्या। तो आपको पता चल गया ना, ये क्या है रेडियस, इसकी रेडियस ले ली, x क्या है यहाँ से इसकी रेडियस, जो भी इसका पॉइंट है ना, इस पॉइंट से यानी इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इससे कहां तक जा, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहा हूं उसकी डिस्टेंस x है। ठीक, ये तो चार्ज है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, वलय के कारण E = 1/4π∼ qx/a² + x²⁵2। अब देखो वैद्युत और आवेश, ठीक है। अब देखो वैद्युत और आवेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो सिंपल फॉर्मूला है उसका ये होता है। अब आपको ये कंडीशन ध्यान रखिए, इसके लिए क्या कंडीशन के विजातीय आवेश होनी चाहिए। विजातीय आवेश का मतलब, विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, विजातीय आवेश जैसे देखो एक +q आवेश है तो एक -q आवेश होना चाहिए। ठीक, विजातीय आवेश होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, अब परमाणु में बराबर होनी चाहिए, परमाणु में क्या बराबर। ठीक है, जैसे मान ये 2 प्लस का 2 कूलम है तो ये भी माइनस का 2 कूलम ही होना चाहिए। ठीक है, परमाणु का मतलब ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। ठीक, परमाणु बराबर विजातीय आवेश होनी चाहिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं, आप अगर आपसे कोई वैद्युत आवेश की डायरेक्शन पूछ डाले, ध्यान रखना इसकी जो डायरेक्शन होती है +q आवेश से -q आवेश की तरफ होती है। p वेक्टर की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगी। ठीक है, +q से -q तरफ होती है, +2 ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहां से होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। q क्या है, ये चार्ज, किसी एक चार्ज को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये सदिश राशि तो इसका परिमाण ही लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं, कैलकुलेशन के आसान है 2a, ये भी ले सकते हो कोई चक्कर नहीं, पर लेकिन फिर आपको थोड़ी कैलकुलेशन वैसी पड़ती है। ठीक है, हम इसके बीच डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। तो ये आता है डिस्टेंस 2a, ये q, ये p। ठीक, अब वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अलग-अलग कंडीशन पर निकालते हैं। जैसे ये वैद्युत आवेश है, अब देखो अगर मैं कोई बिंदु पर मैं यहां पर रख दूं, ठीक है, और कोई मैं यहाँ बिंदु ले लूं, मैंने कहा कि ये वैद्युत आवेश मैंने ले लिया। अब मैं इससे इसी की यानी एक्सिस पर, जैसे ये है ना इसी से आगे यानी इसी के अक्ष पर हो जाएगा वो, तो इसी की अक्ष पर आगे कोई बिंदु ले लूं, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें निकाल करके क्या आती है। तो इसी की अक्ष पर, ठीक है, यानी इससे आगे इसकी अक्ष पर लेंगे तो वो तो ये आएगी E = 1/4π∼ 2p/r³। p वैद्युत आवेश, r वही r क्या होगा, r जो डिस्टेंस होती है ना, ये हम पता कहां से लेते हैं, हम वैद्युत आवेश के मध्य से यानी यहां से लिया जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, ये यानी मान लो इसमें अक्ष पर ले रहा हूं, EP निकालना मुझे, तो इस डिस्टेंस को r कहते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है इस पर। ठीक, ये डिस्टेंस। अब देखो ये आता है यहाँ पर p वैद्युत आवेश। ठीक है, ये आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, एक बार लिख देता हूं, याद हो जाएगा आपका 9 × 10 9 × 2 मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, हमने इसके कहां पर ले, निरक्ष में ले लिया। ठीक है, निरक्ष में ले लिया, निरक्ष का मतलब 90 डिग्री पर ले लिया, इसके सीधा ऐसे ले लिया यहाँ पर। अब इस बिंदु पर हम देख रहे हैं, ठीक है, EP कितना है, तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर
इसका इसका ये डबल होता है, ध्यान रखना। ये अगर आपसे ये भी डेरिवेशन पूछा जाए कि निरक्षीय स्थिति, अगर आपसे डेरिवेशन कह रहा है जैसे ये प्रूव करवा रहा है कि निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति, ठीक है, क्या दुगना होता है, ठीक है। तो ये आपसे प्रूव करने के लिए कहे कि आपको दिख रहा होगा कि अच्छी स्थिति देखो 2 वैसे सेम है सब, यहाँ पर ओनली ये 1/4 होता है, P/RQ है, यहाँ पर 2P है, ठीक है, यानी ये डबल होता है इसका। तो आपसे प्रूव करने के लिए कहे तो आप प्रूव कर देना, ये दोनों डेरिवेशन को निकाल देना, ठीक। इसके लिए क्या होता है E = 1/4πε0, ये पता ही आपको, P पता है बिंदु R का डिस्टेंस हुई, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से हम ध्यान रखना, आप हम जो डिस्टेंस लेते हैं ना वेक्टर में, हम उसके मध्य से ही लेते हैं, इसके मिड पॉइंट से ही हम इसकी डिस्टेंस को, ठीक है, लेते हैं। अगर अब बात करूं मैं तीसरी कंडीशन, अब मान लो देखो ये मैंने अच्छे में ले लिया, यानी फिक्स पॉइंट पर ले लिया, अब मान लो मैं किसी पॉइंट पर ले लूं, वहां पर क्या होगी इसकी, ठीक है, तो उसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं उस चीज को। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो डिस्कस कर रहे हैं मैंने आपसे कहा था भी कि किसी बिंदु पर, ठीक है, अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं आप, E = Kp/r² 3 cos² θ+1, इसकी सहायता से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कर अभी हमने निरक्ष में और अक्ष में निकाला ना, तब आप इससे भी उनको निकाल सकते हो, क्योंकि अब आप जब अक्ष की बात करोगे तो θ 0 हो जाएगा, अगर निरक्ष की बात करो θ 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप θ 0 रखोगे तो देखो θ 0 रखोगे तो cos 0 कॉमन 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 से करोगे 3 ही आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 का अंडर कितना आ जाएगा 2, तो क्या निकलेगा फिर फॉर्मूला 2Kp/r², किसमें अक्ष में, वही आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो ये क्या है किसी बिंदु पर निकाल दो आप, ठीक, वो क्या है जनरल थ्योरी, यानी कि 90 पर और 0 डिग्री पर, ठीक है, अच्छी निरक्षी यहाँ पर किसी बिंदु से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत ध्रुव पर लगने वाला वलयम का आघूर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया वलयम का आघूर्ण, ठीक है, तो वलयम का आघूर्ण इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं टॉ, ठीक है, क्या कहते हैं टॉ, वलयम का आघूर्ण को हम टॉ से दिखाते हैं। और जब आपको विद्युत ध्रुव पर लगने वाला वलयम का आघूर्ण निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, टॉ = P sin θ, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। P क्या है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, E क्या है विद्युत क्षेत्र, बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये जो थीटा है, ये थीटा आपका पता क्या है विद्युत ध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच, यानी इन्हीं के बीच में तो है, ठीक ठीक। तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि देखो ये जो है ना P sin θ, ये यहाँ पर पता क्या सदिश गुणन है, सदिश गुणन मैंने कैसे देखा, ये देखा ना मुझे एंगल sin θ, अगर मान लो यहाँ पर cos θ होता ना तो ये अदिश गुणन होता, डॉट प्रोडक्ट होता, ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब मैं पता है इसको कैसे दिखा सकता हूँ, टॉ बराबर पता क्या हो जाएगा आपका, टॉ बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर क्रॉस, जब सदिश गुणन होता है तो क्रॉस आता है, और जब अदिश गुणन होता है डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट आता है यहाँ पर, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस, डॉट डॉट, sin θ बता रही है, cos θ होता तो डॉट प्रोडक्ट आता ये। अब ये जो एंगल है ना ये इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल P और E के बीच का एंगल है, ठीक, यहाँ पर जो थीटा होगा। अब वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स में क्या है φ = E cos θ, ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, φ = E cos θ, यानी वैद्युत क्षेत्र है ये आपका क्या है, ये ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल सदिश है, क्या है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल वैसे आदेश होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश को लेकर बात करते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको जल्दी में बताऊं तो देखो ये जैसे मान लो क्षेत्रफल है कोई, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, जो भी मैं परपेंडिकुलर लूंगा ना वो क्या होगा मेरा E वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी किसी भी सदिश के परपेंडिकुलर जो भी मैं वेक्टर लूंगा ना वो क्या होगा क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर होगा वो। अब ये जो है यहाँ पर देखो cos θ आ गया, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या मैं इसको φ = E वेक्टर डॉट ये लिख सकता हूँ, भाई लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ना cos θ से, इसका मतलब जो थीटा होगा यहाँ पर वो E और A के बीच का एंगल होगा, तो E और A के बीच का एंगल देना आपको, ध्यान रखना E और A के बीच का एंगल ध्यान रखना आप, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल मत ले लेना, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल, ठीक। ये अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय को हम फाई से दिखाते हैं, ठीक, गॉस की प्रमेय जो है ना सिंपल है, ठीक है। अब देखो गॉस की प्रमेय वैसे तो इंपोर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में, तो गॉस की प्रमेय सिंपल है, कुछ नहीं है, गॉस की प्रमेय फ्लक्स को ही निकालती है, पर लेकिन
ये अलग कंडीशन से निकालती है। ये कैसे निकालती है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कहती है कि मान लो कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर मान लो कितने भी आप आवेश रख दो, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ से अगर बाहर जो भी आवेश होगा उसको ये क्या नहीं करती, इसमें हम नहीं ले सकते, यानी इसके अंदर होंगे उसी का हम निकाल सकते हैं फ्लक्स। अगर इससे बाहर है तो वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर जो बाहर होगा ना उसमें क्या होंगे, जो भी वैद्युत रेखाएं निकलेंगी वो इसके आर पार हो जाएंगी, ठीक है। जितना भी फ्लक्स आएगा उतना ही निकल जाएगा, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जितने भी आवेश है ना उनका, देखो सिग्मा का मतलब हमेशा ध्यान रखना एडिशन होता है, क्या होता है योग। तो सिग्मा क्यू का मतलब जितने भी आवेश हैं इस गॉसियन पृष्ठ के उन सभी को जोड़ दो, Q1 Q2 Q3 और उसमें एप्सिलॉन नॉट कर दो, डिवाइड कर दो। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम यहां से फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से। ये सेकंड वो है नहीं, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक, फ्लक्स। अब इसका अनुप्रयोग, ठीक है, बात बस अनुप्रयोग रह गए, खत्म ये चैप्टर, ठीक। अब देखो अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या है कि अनंत लंबाई की कोई भी मैंने आर से तार ले लिया अनंत लंबाई पर, ठीक है। अब उसके कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन r। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। अब देखो आप देखो 2 से इसको काटोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हम सेकंड में देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन r। क्यों लिखा है इसे? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं। 2 से इसको काट दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको वहां पर ये मिल जाए और आप कहेंगे ये कैसे, ये नहीं है, ठीक है। ये वैसे तो आपने पढ़ ली होगी फिजिक्स की चैप्टर। अब देखो अगर मैं बात करूं कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, ठीक है, के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की क्या है? समतल अचालक प्लेट है। अब उसके कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए ना तो क्या निकाल कैसे निकाल सकते हो आप? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ये होती है, किसके कारण? अचालक प्लेट के कारण, ठीक। अब देखो अचालक और चालक इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें वीडियो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट, टेंशन मत लेना आप। तो देखो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। अब देखो इसमें जो सिग्मा है ना, सिग्मा ये पता क्या है? ये रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, ये आपका पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। या पृष्ठ आवेश घनत्व कह सकते हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व कह सकते हो, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व ये आपका, ठीक। और ये तो आपको पता ही है, निर्वात की विद्युतशीलता ये होता है। अब आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको चाहिए कि आपको आवेशित चालक, ठीक है, आवेशित चालक प्लेट ले सकते हो यहाँ पर, आवेशित चालक प्लेट, ठीक है, प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए आपको, कैसे निकाल सकते हो? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। थोड़ा सा अंतर है ना, अगर अचालक प्लेट है समतल आवेशित, ठीक है, तो ये अगर आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर आप निकालना चाह रहे हो तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। थोड़ा सा इसके दो तीनों अनुप्रयोग बचे उनको भी मैं आपको फटाफट करवा देता हूं, ये चैप्टर फिनिश है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सेकंड स्लाइड आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड अब देखो इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक, ठीक है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वही अब देखो, मैं से आपसे कह रहा था कि चालक चालक के बारे में नेक्स्ट में बताऊंगा। देखो यहाँ पर ही हमको डिस्कस करनी पड़ेगा इस चीज को, ठीक। देखो चालक और अचालक में ये डिफरेंस होता है कि जब आप चालक को कोई भी आवेश दोगे ना, ठीक है, किसको? चालक गोले को, तो क्या होगा? वो उसकी सतह पर फैल जाएगा। जब भी आवेश दोगे आप चालक को तो उसकी सतह पर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो खोखला होता है, ठीक है। तो हम खोखले चालक की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब उसके जब हम चार्ज देंगे तो उसकी सतह पर फैल जाएगा, चालक की पहचान होती है, ठीक। और अचालक की क्या कंडीशन होती है कि जब आप इसको चार्ज दोगे ना, जो भी अचालक गोला होगा ये इसके अंदर फैल जाएगा, ठीक है, इसकी सतह पर नहीं, इसके अंदर फैल जाता है आवेश। किसमें? अचालक में। चालक में क्या होता है? इसकी सतह पर फैल जाता है, इसके अंदर फैल जाता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, ठीक। अब चलते हैं पहला, ये क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये आती है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था अभी मैं डिस्कस किया था कि किसी बिंदु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब मान लो इस पर आवेश है Q, मान लो ये कोई एक बिंदु आवेश मान लिया मैंने, ठीक है। अब इससे अगर मान लो कोई r दूरी पर, ठीक है, कोई भी मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहूंगा तो ये मान लो बिंदु आवेश की तरह चल कार्य कर रहा है, ठीक है। कोई गोलीकोष है मान लो, उस पर आवेश है, तो बिंदु आवेश की तरह हो गया। अब इससे r दूरी पर कोई मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं लगा सकता हूं, क्या? 1/4 Q अपॉन r क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर तो लगेगा ना, ठीक। ये निकल जाएगा यहां से बाह्य बिंदु पर, अब हम क्या करते हैं इसकी पृष्ठ पर निकालते हैं यहां पर। अब आपको पता है ये r था, अब ये r जो है घट करके क्या होगा, ये यहां पर आ गया, यानी
जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया इस वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या करना है, बस मुझे इस आर की जगह पर कैपिटल आर को पुट करना है, तो ये गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इसके अंदर निकालना मुझे, कहां पर, अंदर। अब अगर मुझे अंदर निकालना है, ठीक है, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मुझे अच्छी बताइए कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, चार्ज करता है। अगर चार्ज ही नहीं हो, क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं भाई, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र आ रहा था, ये इसकी सतह पर जो आवेश है इसकी कारण आ रहा था, लेकिन अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी कि अंदर क्या Q0 है। इसका मतलब Q0 तो EV0 होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, वो चार्ज ही नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहां से होगा, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी कहां से, इसका मतलब 0। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर अचालक की बात करूं मैं, तो देखो ये बाहर लूंगा कोई बिंदु या इसके पृष्ठ पर लूंगा तो सेम कंडीशन उसी की तरह कार्य करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें भी ये हुआ था, मालूम है उस वाले कॉन्सेप्ट को लूंगा बिंदु आप इसकी तरह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस और इसमें फर्क कब पड़ेगा, जब मैं इसके अंदर जाऊंगा, यानी आंतरिक बिंदु पर निकालूंगा, क्योंकि वहां पर 0 था, क्योंकि आवेश नहीं था। पर लेकिन जब मैं यहाँ पर किसी बिंदु पर मालूम है यहाँ पर निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब मैं निकालूंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो हम गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको यहाँ पर, तो क्या करते हैं कि जिस भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, तो गोली को आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है, तभी आप गोलीय जो भी गॉस ने जो प्रमेय दी थी ना, उसमें क्या होता है कि हमें एक कोशीय पृष्ठ की रचना, काल्पनिक रचना करनी पड़ती है, तभी हम उसको लगा सकते हैं गॉस की प्रमेय को। ठीक है, तो ये सारे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग थे ना, तो वो ये जो सभी निकाली थी मैंने गॉस की प्रमेय से निकालते हैं। अब देखो इसको मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो भी मैंने ये जो खींचा ना, ये गॉसियन पृष्ठ खींचा है। ठीक है, इस बिंदु पर जब मैं निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आएगी। अब ये क्यों आई, क्यों 0 नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कोई ना कोई तो इसके अंदर चार्ज है ना। अब इसके अंदर चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 100% होगी। ठीक, यहाँ पर चार्ज नहीं था इसलिए नहीं थी, पर लेकिन यहाँ पर चार्ज है इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वो कितना होगी, वो इतना होगी 1/4 QR/RQ। ये R क्या है, ये R है जिस बिंदु से, यानी इस गोले की त्रिज्या, इस गोले के केंद्र से जिस बिंदु पर निकाल रहा हूं उसकी दूरी है ये, तो स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, ये रेडियस है, ध्यान रखना। कैपिटल आर में रेडियस है, आप स्मॉल आर से भी रेडियस ले सकते हो। ठीक है, मानने के बाद होती है हम कौन सी रेडियस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो चुकी है क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत आवेश और विभवांतर की हम डिस्कस करेंगे, इसके सारे फॉर्मूले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट फिजिक्स। ठीक, एक वीडियो उसके न्यूमेरिकल पर भी आपको मिलेगी। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।